नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है घर से 500 किलोमीटर दूर ले जाकर चलती हुई ट्रेन में माँ को सोता हुआ छोड़ गया बेटा। और जब कई वर्षों बाद अपने घर की ज़मीन बेचने को वापस लौटा तो उसे एक ऐसा सरप्राइज़ मिला कि जिसे देखते ही वह भौंचक्का रह गया। ऐसा आखिर क्या देखा उसने? अरे माँ, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या कि मैं यहाँ रहकर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम क्या चाहती हो कि ज़िंदगी भर मैं बस यहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहूं? अपने जीवन में मैं कुछ और ना कर सकूं? मैं इस छोटी सी जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। कुंदन अपनी माँ दुर्गा जी से कहता हुआ अपना सामान पैक करता जा रहा था, लेकिन दुर्गा जी बार बार उसका बैग लेने की कोशिश कर रही थीं। वह उसे मना कर रही थीं, बार बार उससे कह रही थीं कि बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? जब से तेरे पापा की मौत हुई है तब से तू ही मेरा इकलौता सहारा है। अगर तू भी मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ जाएगा तो भला मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? मेरे बारे में तो सोच। लेकिन उनका बेटा घर छोड़कर जाने का मन बना चुका था और वह बार बार अपनी माँ के हाथ को बैग से दूर झटक देता। कई बार कोशिश करने के बाद भी दुर्गा जी अपने बेटे को घर से बाहर जाने से नहीं रोक पाईं, क्योंकि उनका बेटा उनके लाख रोकने के बावजूद भी रुकने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार उसे समझाती रहीं कि बेटा, सब कुछ दूसरे शहर जाकर अपने शहर को छोड़ देने से ही कामयाब नहीं हुआ जाता। अपने शहर में रहकर भी तुम कामयाब हो सकते हो, और अगर फिर भी तुम नहीं रुकना चाहते, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे थोड़े दिन का समय दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। इस बात पर भी उनका बेटा राज़ी नहीं हुआ और बोला कि नहीं माँ, मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे, वहाँ दूसरे शहर में अभी मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आपको कहाँ से ले जाऊँ? अभी खाली वहाँ मेरी नौकरी की बात हुई है, नौकरी लगी नहीं है जो आपको भी वहाँ अपने साथ ले जाऊँ। तब दुर्गा जी ने कहा कि बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी सिर्फ तेरी नौकरी की बात हुई है। उस नौकरी के चक्कर में आकर तू अपने घर को छोड़कर जो जा रहा है, यूँ घर छोड़कर जाना भला कहाँ तक सही है? पहले एक बार बात पक्की तो हो जाने दे, उसके बाद मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तो उनका बेटा बोला कि माँ, मैं उस एक नौकरी के भरोसे ही वहाँ नहीं जा रहा, मुझे वहाँ जाना ही है, और अगर वह नौकरी नहीं भी मिली तो मैं कोई और नौकरी ट्राई करूँगा। जब तक मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा, और इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्या है यहाँ अपने शहर में? 2-4 नौकरियाँ हैं। अगर एक बार नौकरी छूट जाए तो महीनों तक घर बैठे रहो। ऐसी जगह भला क्या ही कर सकता हूँ मैं? और फिर सही बात तो यह है कि मैं अब यहाँ रहना ही नहीं चाहता। उनका बेटा हाथ छुड़ाकर जाने लगा। जाते जाते भी उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उसका बैग पकड़ लिया और रोती हुई उससे कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। तेरे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अगर तू भी मुझे ऐसे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा और कोई नहीं है, किसके सहारे रहूँगी मैं? बता, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। जब वह अपने बेटे का बैग पकड़कर रो रही थीं, कभी उसका पैर पकड़कर उससे कहती रहीं, लेकिन एक झटके में उनके बेटे ने अपना बैग और अपना पैर दोनों छुड़ा लिए और बिना पीछे मुड़कर देखे वह आगे की ओर बढ़ता ही चला गया। और उसने वापस पीछे मुड़कर अपनी माँ की ओर एक बार देखा तक नहीं। वह रोती गिड़गिड़ाती रही, बिलबिलाती रही कि मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। लेकिन उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद घंटों वे यूं ही दरवाजे पर बैठी बैठी रोती रहीं, लेकिन उनका बेटा पलटकर वापस नहीं आया।
वे अब कई घंटे तक कहीं बैठकर यूं ही दरवाजे पर रोती रहीं। फिर अपने आप ही उठीं और अपने आंसू पोंछकर कुछ सोचकर वे घर के अंदर चली गईं। फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया और उससे पूछने लगीं कि बेटा तू सही से पहुंच तो गया ना, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है बेटा। तो उसने कहा कि माँ, थोड़े बहुत दिन की बात है, धीरे धीरे आपको भी अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सही पहुँच गया हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब पूरे पूरे दिन दुर्गा जी यूं ही बैठी रहतीं और बस अपने बेटे के बारे में सोचती रहतीं। उनके जीवन में कुछ और था भी तो नहीं जिसके बारे में वह सोचती, जिसके बारे में वह बात करती। उनका बेटा कुछ दिन शहर में ही रहा और वे बेचारी अपने बेटे से फ़ोन पर बात करके ही खुश होती रहती। फिर जब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो एक दिन दुर्गा जी ने फ़ोन पर अपने बेटे को कहा कि बेटा एक काम करते हैं, तू यहाँ आकर मुझे भी अपने साथ ले चल। जहाँ तक बात रही पैसे की, तो मैं यहाँ गांव वाली जो ज़मीन है उसे बेच देती हूँ। उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं और तुम दोनों साथ में शहर में जाकर रह लेंगे, जहाँ तू रहना चाहता है, और फिर वहाँ रहकर तू अपनी नौकरी भी करते रहना और मैं भी यहाँ अकेली नहीं पड़ी रहूँगी। ठीक है ना बेटा? पहले तो उनका बेटा थोड़ा सा नानुकुर करने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और बोला कि ठीक है माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं अगले रविवार को घर आ जाऊँगा और तब देखता हूँ कि ज़मीन जायदाद का और उस घर का क्या करना है। और वैसे भी ज़मीन जायदाद के नाम पर है ही क्या, बस वह खेत हैं और वह घर है। आकर देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। अगले रविवार को उनका बेटा आ गया और कुंदन ने आने के बाद एक दो ब्रोकर से बात की और फिर कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दबाजी में हम यह प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसीलिए इनका बहुत अच्छा रेट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की कीमत जल्दबाजी में जितनी ज़्यादा लग सकती थी उतनी ज़्यादा लग रही है। मैंने कई प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, वह कल ही पार्टी को लेकर आ जाएगा और अगले संडे तक सारे कागजात के साथ तैयार करके पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे। अब उस दिन वह प्रॉपर्टी डीलर किसी कारणवश अपने क्लाइंट्स को लेकर नहीं आ पाया और इसीलिए वह प्रॉपर्टी भी वह नहीं दिखा पाया। बिना प्रॉपर्टी देखे डील फाइनल नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब मंडे वाले दिन ही कुंदन को अपनी नौकरी पर चला गया कुंदन। लेकिन कुंदन ने प्रॉपर्टी डीलर से फ़ोन पर बात की कि आप घर चले जाइए, माँ आपको हमारे खेतों पर ले जाएंगी। कुंदन ने फ़ोन पर उससे बात की तो दुर्गा जी अपने जेठ के लड़के को लेकर उन प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ खेत पर पहुंच गईं। खेत पर जाने के बाद उन्होंने देखा और लोगों को अपने खेत दिखा दिए, लेकिन उन्होंने केवल खेत ही दिखाए, अपने घर की बात नहीं की और उस दिन वे लोग खेत देखकर चले गए। अगले हफ्ते जब कुंदन आया तो वह 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आया। उसने उन प्रॉपर्टी डीलर से बात की और एग्रीमेंट के सारे पेपर्स बनाने को कहा, सारे कागज़ तैयार करवाने को कहा। जिस दिन कुंदन अपने घर आया था उसी दिन प्रॉपर्टी डीलर्स भी घर आ गए और उन्होंने कुंदन को सारे कागजात दिखाए। अरे यह तो सिर्फ खेत के कागजात हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, फिर भी आपने सारे कागज़ तैयार नहीं करवाए। जब कुंदन बोला तो वह वकील बोला कि तुम्हारे दोनों खेतों के कागज़ मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम्हारी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही ऑन रोड है, इसीलिए इतनी अच्छी रकम तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बेस्ट पार्टी ढूंढी है। तो कुंदन बोला कि वह तो ठीक है, लेकिन आपने तो सिर्फ खेतों के कागज़ तैयार करवाए हैं, मैंने आपसे कहा तो था कि इस घर के कागज़ भी आप तैयार करवा लेना। तब वह ब्रोकर बोला कि मैं तो इस बात का ध्यान ही नहीं किया मैंने। अभी तुम एक काम करो, फ़िलहाल के लिए तुम उनकी यह फ़ाइल फ़ाइनल कर दो
ये वाली डील फाइनल कर दो, क्योंकि मैं इन लोगों को भी बाहर से बुला कर लाया हूँ। अब इन्हें भी तो अपने काम देखने हैं, इसीलिए पहले तुम यह डील फाइनल कर दो और फिर घर कौन सा भागा जा रहा है। आज नहीं तो कल मैं कोई और क्लाइंट ले आऊँगा, तब दिखा देना। फ़िलहाल के लिए ताला लगाकर चले जाना अपनी मम्मी को लेकर, ठीक है? तब कुंदन उन पेपर को ज़मीन पर पटकता हुआ बोला, अरे यार, मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। तो वह ब्रोकर बोला कि तुमने जो भी सोच रखा हो, अभी तुम्हारे घर के रेट इतने अच्छे भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि कुछ दिनों बाद यहाँ आसपास के एरिया में अच्छी कंपनी आ रही है, तो उसके बाद तुम्हारे पूरे एरिया में ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे। तब देख लेना ना, अभी से बेचने पर क्यों तुले हो। यह सुनकर कुंदन खुश हो गया और अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। जब वह उन्हें शहर लेकर चला गया तो उसने अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दी थी। अब सब कुछ बेचने के बाद वह तो पूरी तरह से निश्चिंत था, क्योंकि अब उसे करना ही क्या था। बस उसने ज़मीन के कागज़ पर अपनी माँ के दस्तखत करवाए और ज़मीन बेच दी। 2-3 दिन की छुट्टियाँ लेकर आया था और इन्हीं छुट्टियों में उसका सारा काम पूरा हो गया। इन 2-3 दिनों में ज़मीन जायदाद सब बेच दी और ज़मीन बिकने के बाद जब कुंदन के हाथ में पैसे आ गए तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि वह अपनी माँ को अभी के अभी यहीं छोड़कर चला गया तो आने वाले समय में वह शहर से भला कैसे वापस आएगा। इस ज़मीन को बेचने के लिए वह इस घर को कैसे बेच पाएगा। इसीलिए उसने कुछ सोचा और अपनी माँ को कहा कि माँ, तुम भी सारा सामान पैक कर लो, तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर तो मानो जैसे दुर्गा जी का सपना सच हो गया था। यही तो चाहती थी वह कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ लेकर चला जाए या फिर उनके साथ यहीं गांव में ही रहे। लेकिन उनका बेटा तो तैयार ही नहीं हो रहा था इस बात पर अब उन्होंने उससे बातचीत कर ली। उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया था, तो इसी कारण वे बहुत ज़्यादा खुश थीं और वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगीं। लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि कुंदन बेटा, एक काम कर, सारे पैसों को एक बैग में मत रख, इन पैसों को किसी दूसरे बैग में रख दे। थोड़े पैसे मेरे वाले बैग में डाल दे, थोड़े पैसे अपने पास अलग वाले बैग में रख ले और कुछ पैसे किसी और बैग में रख ले। अलग अलग पैसे रखेगा तो सही रहेगा, एक साथ एक जगह पैसे रखेगा और अगर गलती से कहीं बैग रह गया तो तू ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। अब बेटे ने माँ की बात नहीं मानी और वह उनसे कहने लगा कि माँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, यह पैसे कहीं नहीं जा रहे, मैं अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा इन पैसों को। अब बस अपने कपड़े लत्ते पैक करो और चलने की तैयारी करो, हमें जल्दी जाना है। दुर्गा जी भी कुंदन के साथ साथ चल दीं। कुंदन ने घर से अपनी माँ को 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर कुंदन अपनी माँ को अपने साथ लेकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। कुंदन यूँ तो एक शहर से जुड़े हुए गांव से ही था, लेकिन उसने बड़े शहर यानी महानगर की ओर अपना रुख किया और वह यूपी के छोटे से गांव से अपने खेत खलिहान बेचकर अपनी माँ को लेकर मुंबई की ओर रवाना हो गया। कुंदन ने अपनी माँ को ले जाकर ट्रेन की सीट पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। अब धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चली थी और दुर्गा देवी जी हिचकोले खाती हुई उस ट्रेन में बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थीं। अब वह खुश होती हुई अपने उस समय को याद करने लगीं जब पहली बार वे अपने पति के साथ इसी तरह से अपना घर बार सब छोड़ छाड़ कर इस शहर में आ बसी थीं और आज अपने बेटे के साथ फिर से अपना सब कुछ छोड़कर किसी और जगह पर अपना घर बसाने के लिए जा रही हैं। इधर दुर्गा जी सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर के नज़ारों को देख देख कर खुश हो रही थीं।
मन ही मन आनंदित हो रही थीं और उधर उनका बेटा अपनी माँ की ओर देखता हुआ तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आया। कुछ सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने अपना बैग और कस के पकड़ लिया और अपने बैग को पकड़कर अपने सर के नीचे रखा और फिर लेट गया। कुछ देर तक तो वह ऐसे ही लेटा रहा। फिर जब उसने देखा कि अभी तक उसकी माँ लेटी नहीं है, तो वह नीचे झांक कर अपनी माँ से बोला, माँ, आप एक काम करो ना, आपको अगर नीचे नींद नहीं आ रही तो आप ऊपर आ जाओ, मैं आपको चढ़ा देता हूँ। तो दुर्गा देवी ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, पूरी रात के बाद पूरा दिन तय करना है, उसके बाद अगली रात कहीं जाकर पहुँचेंगे। तूने ही तो बताया था कि कई दिन का सफ़र है। तब उनका बेटा गर्दन हिलाता हुआ बोला, यह बात भी ठीक कह रही हो माँ, चलो ठीक है, मैं सो रहा हूँ, तुम आराम से लेट जाओ। वह सोच तो कुछ और रहा था, लेकिन उसकी माँ की नींद न लगने के कारण वह अपने इरादे में कामयाब न हो सका। जब कुंदन की आंख लग गई तब भी वह जाग रही थी और इस कारण से ही कुंदन भी कुछ न कह सका। फिर उसने सोचा कि अब अगली रात आने में भी कई घंटे बाकी हैं, पूरा दिन पड़ा है, तब वह कुछ सोच लेगा। अब कुंदन ने उस दिन यह सोच लिया कि उसे क्या करना है। अब अगले दिन कुंदन उठा और उठकर नाश्ता वास्ता करके आया और अपनी माँ के लिए भी खाने को कुछ ले आया। दोनों ने खाना पीना खाया और थोड़ा घूमने के बाद फिर से वे लोग आराम करने लगे। ट्रेन में उन्हें और करना ही क्या था, और ऐसे ही वे बैठे रहे। समय बीत रहा था। समय के साथ साथ वे लोग अपने रास्ते चलते हुए मंजिल की ओर बढ़ जा रहे थे। अब ऐसे ही खाते पीते और टहलते हुए दिन भी निकल गया और अब उन्हें मुंबई पहुंचने में 3-4 घंटे का समय बाकी था। ट्रेन में बैठे बैठे थकान के कारण दुर्गा जी की आंख लग गई थी और उन्हें नींद आ गई, और आखिरकार कुंदन को वह मौका मिल ही गया जिसकी वह कल से तलाश कर रहा था। अब जब उसकी माँ सो गई तो उसने जांचने के लिए उनकी सीट के पास ही अपना कोई सामान गिराया, ताकि यदि उसकी माँ जगी हुई है तो वह उठकर वह सामान उठा दें। लेकिन उसकी माँ की आंख नहीं खुली तो कुंदन समझ गया आखिर उसकी माँ गहरी नींद में सोई हुई है। और बिना देर किए कुंदन ने अपने पैसों वाला बैग उठाया और उसमें से 1000 रुपये निकाल कर अपनी माँ के कपड़ों वाले थैले में रख दिए और खुद पैसों का थैला लेकर अगले ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी जहाँ वहीं पर ही उतर गया। और इधर ट्रेन फिर से चल पड़ी। दुर्गा जी भी अपनी नींद में थीं, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर कुंदन ने उनसे कहा था कि आप आराम से सो जाओ, जब स्टेशन आएगा तो मैं आपको जगा दूंगा, और इसीलिए वह भी निश्चिंत होकर सो रही थीं। अपने बेटे के साथ होते हुए उन्हें भला कैसी चिंता थी। वह तो यही सोचकर निश्चिंत थीं कि अब उनका बेटा तो उनके साथ है ही, वह सब देख लेगा, स्टेशन आएगा तो वह बता देगा। और खुश भी थीं कि आखिरकार अपने बेटे के साथ ही रहेंगी उसके पास, और अब उनका बेटा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार कई दिनों की परेशानी के बाद आज उन्हें सुकून की नींद आई थी, तो उनकी आंखें नहीं खुलीं और वे आराम से सोती रहीं। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और उनका बेटा, जो कि उनसे पीछा छुड़ाकर सारे पैसे लेकर फरार हो गया था, वह भला अपनी माँ के बारे में क्यों सोचता। उसे जो उनसे चाहिए था वह तो अब उसे मिल ही चुका था, और अब उसने सोच लिया था कि जितनी दूर लाकर अब उसने अपनी माँ को छोड़ा है ना, अब तो उसकी माँ चाहकर भी कभी वापस नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ कभी भी अपने शहर के आसपास की जगह के अलावा और कहीं पर भी कभी भी नहीं गई हैं। तो इतनी दूर से भला वह अकेली वापस कैसे लौट पाएंगी। यही सोचकर वह निश्चिंत था कि जब उसका मौका लगेगा तब वापस वह अपने घर पहुंचकर उस घर को भी बेच देगा और उसके पैसे भी हड़प लेगा। यही सोचकर वह निकल गया। और इधर दुर्गा देवी
जब लगभग 2 घंटे बाद उनकी आँख खुली तो उन्होंने ऊपर वाली बर्थ पर झांक कर देखा, लेकिन उन्हें उनका बेटा नज़र नहीं आया। यह देखकर वह कुछ परेशान सी हो गईं और फिर वह वहीं अपने बेटे को पुकारने लगीं, लेकिन कई बार आवाज़ देने के बाद भी उनका बेटा नहीं आया तो अब वह और ज़्यादा घबरा गईं। कई बार उन्होंने अपने बेटे को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, लेकिन फिर भी उनका बेटा उन्हें नज़र नहीं पड़ा। अब यह देखकर वह घबराने लगीं। अपनी सीट से उठकर आसपास के लोगों से पूछा कि भाई साहब, यहाँ मेरे पास मेरा बेटा बैठा हुआ था, क्या आपने उसे देखा है? लेकिन सब लोगों ने उनसे मना कर दिया, कहा कि हम तो जब से उठे हैं यहाँ किसी को नहीं देखा। और फिर इतनी रात के समय डब्बे में सभी लोग सोए हुए थे और दुर्गा देवी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से पूछा, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया कि कुंदन को किसी ने नहीं देखा। अब दुर्गा देवी घबराने लगीं और घबराहट के मारे वह रोने लगीं। वह रोते रोते बार बार कुंदन का नाम लेकर उसे पुकार रही थीं, लेकिन कुंदन सुनता तो तब जब वह होता, वह तो वहाँ था ही नहीं, तो सुनता कैसे? जब दुर्गा देवी बार बार चिल्लाती रहीं लेकिन उनके बेटे का कुछ अता पता ना चला तो उन्हें रोता बिलखता हुआ देखकर डब्बे में उपस्थित अन्य लोग उनकी सीट के पास आ गए और वहाँ थोड़ी भीड़ एकत्र हो गई। दुर्गा देवी रोती ही जा रही थीं। जब वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि शायद इनका बेटा किसी स्टेशन पर उतरा होगा और गलती से किसी स्टेशन पर रह गया होगा। हो सकता है कि किसी वजह से उतरा होगा। तो कोई कहता कि क्या पता गलती से रहा है कि जानबूझकर छोड़ गया। लोगों की यह सब बातें सुन सुनकर मानो उनका दिल फटा जा रहा था। यह सब बातें सुनने मात्र से उन्हें इतना दुख हो रहा था। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे कि तभी ट्रेन में उपस्थित वहाँ एक टिकट चेक करने के लिए टीटी आया, लेकिन इतनी भीड़ देखकर लोगों को पीछे हटाता हुआ वह आगे आया और आगे जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ है, यह माताजी क्यों रो रही हैं। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि यह अपने बेटे के साथ आई थीं और उनकी आंख लग गई। जब यह सोकर उठी तो इनका बेटा यहाँ डब्बे में नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया, इसीलिए यह रो रही हैं। जब उसने यह बात सुनी तो उसे उन पर थोड़ी दया आई। उन्हें रोता बिलखता देख केवल उसे ही नहीं बल्कि वहाँ उपस्थित हर इंसान को उन पर तरस आ रहा था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। सब बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और उनकी बातों से घबराती हुई दुर्गा देवी को देख वह टिकट कलेक्टर वहाँ उपस्थित लोगों पर थोड़ा तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला कि आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है? यदि आप लोग इनकी मदद नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ खड़े भी मत होइए। आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, या तो यदि कोई व्यक्ति इनकी मदद करना चाहता है तो केवल वह व्यक्ति यहाँ रुक सकता है। यदि नहीं कर सकता तो यहाँ खड़े होकर फालतू में भीड़ मत लगाइए और बिना बात अपने विचार उन पर लाद कर उन्हें इतना परेशान मत कीजिए। जब उसने इतना कहा तो वहाँ से आधी से ज़्यादा भीड़ खाली हो गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, पर कुछ लोग अभी भी वहीं दुर्गा देवी जी के पास बैठे रहे। तब टिकट कलेक्टर भी उनके पास आया और वह उनसे पूछने लगा, माताजी, आप मुझे अपने बेटे का नंबर बताइए। आपको उसका नंबर याद तो होगा ना, या फिर आपके पास उनका नंबर होगा? आप एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर बताइए, उसको फ़ोन कर देता हूँ। हो सकता है कि वह गलती से किसी और स्टेशन पर उतर गया हो। मैं स्टेशन मास्टर से बात कर लूँगा, आपको अगले ही स्टेशन पर उतार दूँगा। वह यहाँ आकर आपको यहाँ से ले लेगा। आप मुझे उसका नंबर बता दीजिए एक बार। तब दुर्गा देवी जी बोली, पर बेटा मेरे पास ना तो फ़ोन है ना मुझे नंबर याद है। फिर एकदम से सोच कर बोली कि हाँ, मेरे पास नंबर तो है, रुको रुको मैं अभी देती हूँ। उन्होंने यह कहकर अपने बैग की छोटी सी जेब में हाथ डाला और उसमें से नंबर निकालने लगी। बैग में छोटी सी पर्ची रखी थी जिस पर उनके बेटे का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। दुर्गा जी के पास फ़ोन तो था,
लेकिन उनका बेटा उनका फ़ोन भी अपने पास ही लेकर चला गया, इसीलिए अब तो उनके पास कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने वह नंबर टिकट कलेक्टर को दिया तो वह उस नंबर को मिलाने लगा, और जैसे ही उसने नंबर मिलाया तो तुरंत बेल जाने लगी। उसने वह फ़ोन स्पीकर पर डाला और फ़ोन की घंटी बजती रही। उधर जैसे ही कुंदन ने फ़ोन उठाया वैसे ही टिकट कलेक्टर उससे कहने लगा, क्या मैं कुंदन जी से बात कर सकता हूँ? तब कुंदन बोला कि मैं ही कुंदन बात कर रहा हूँ, बताइए क्या काम है आपको? तो वह टिकट कलेक्टर बोला, लीजिए आप अपनी माताजी से बात कीजिए। दुर्गा जी अपने बेटे से फ़ोन पर बात करने ही वाली थीं। वह उससे बात करते ही रोने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे कुछ कहती कुंदन ने फ़ोन काट दिया। दुर्गा जी अपनी बात कहने ही लगी थीं कि फ़ोन कट गया। तभी टीटी ने दोबारा से फ़ोन मिलाने को कहा और अब उन्होंने उसे दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन पूरी बेल बजने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे ही कई बार फ़ोन बजता रहा। अब यह सब देखकर वहाँ उपस्थित लोगों को बहुत अजीब लगा और कहीं न कहीं उन लोगों को अपनी यह बात सच होती दिखाई दी कि दुर्गा जी का बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। अब टीटी ने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन कुंदन ने फ़ोन उठाया ही नहीं। तब वह टीटी कहने लगा कि माताजी, आपका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसकी हरकत से तो लग रहा है कि वह आपको यहाँ जानबूझकर छोड़कर गया है। तब दुर्गा जी बोली कि नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह तो मुझे कहकर लाया था कि अब हम दोनों शहर में ही रहेंगे। अब मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, तो भला वह मुझे बीच रास्ते में छोड़कर क्यों जाएगा? घर बार सब कुछ छोड़कर हम दोनों तो वहीं बसने के लिए जा रहे थे। जब वहाँ उपस्थित एक लड़के ने यह बात सुनी तो वह इसी बात को दोहराता हुआ बोला कि घर बार छोड़कर मतलब? उसके इस बात पर दुर्गा जी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, हम दोनों माँ बेटे यहाँ से अपनी खेती बाड़ी बेचकर वहीं जा रहे थे जहाँ मेरा बेटा नौकरी करता है, जहाँ खाना कमाना होगा। असली घर तो वहीं है ना। इसीलिए हमने अभी अपने खेत बेचे थे कि शहर में जाकर घर लेंगे और माँ बेटे उसी घर में रहेंगे, और इसीलिए तो मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जा रहा था। अब यह बात सुनते ही सब लोग समझ गए कि हो ना हो उनके बेटे ने उनके साथ जानबूझकर ऐसा किया है, अपनी माँ को इस जगह लाकर छोड़ दिया है। अब वे लोग क्या ही करते। कुछ लोग कहने लगे कि आप कह रही थीं आपका बेटा मुंबई में रहता है, जब मुंबई आएगा तो हम आपको बता देंगे, आप वहीं उतर जाना। तो कोई कहने लगा कि मुंबई इतना बड़ा शहर है, यदि यहाँ वहाँ कहीं गुम जाएंगी तो कैसे जाएंगी? यदि यह मुंबई में गईं तो अकेली अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाएंगी, बल्कि खुद भी वहाँ पर खो जाएंगी। वहाँ की चकाचौंध और इतने भीड़ भड़ाके में कहीं गुम हो जाएंगी। और कहीं न कहीं यह बात सच भी थी। सभी लोगों ने आपस में बात की, सलाह मशवरा किया और आखिरकार यह डिसीज़न निकाला गया कि दुर्गा जी को वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। उन्हें अपने गांव, अपने शहर में जाकर ही वापस रहना चाहिए। यदि उनके बेटे को आना होगा तो वह अपनी माँ को ढूंढते हुए वापस गांव भी आ पहुँचेगा, और अगर वह इनसे दूर ही रहना चाहता है तो यह अकेली उसे कैसे ही ढूंढ पाएंगी। दुर्गा देवी से लोग पूछने लगे कि आंटी जी, क्या आपके पास आपका घर है या नहीं? आपके बेटे ने घर ज़मीन सब कुछ बेच दिया है। तो दुर्गा जी बोली कि नहीं बेटा, घर तो अभी मेरे ही पास है, पता नहीं क्यों घर नहीं बेचा। तब उनमें से एक और बुज़ुर्ग आदमी बोला कि अगर तुम्हारे बेटे ने वह घर छोड़ा है और वह पैसों के लालच में तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है तो वह वापस उस घर पर ज़रूर लौट कर आएगा, क्योंकि अगर वह पैसे का इतना ही लालची है तो वह उस घर को भी यूँ ही नहीं छोड़ेगा। आखिरकार यह निश्चित हो गया कि अब दुर्गा देवी जी अपने शहर वापस लौटेंगी, क्योंकि उन्हें अपने शहर और अपने स्टेट का नाम तो याद ही था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अकेली घर वापस लौटेंगी कैसे? उन्हें तो किसी भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। वापस लौटने के लिए
उन्हें ट्रेन की भी टिकट लेनी होगी और यदि कहीं ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन बदलनी भी पड़ सकती है। अब सब लोग यह सोचने लगे कि इन्हें आधे रास्ते में भला कौन वापस लौट आएगा, क्योंकि उन लोगों की भी अपनी अपनी अलग अलग मंजिलें थीं और सबको अपने अपने रास्ते जाना था। और आज की इस व्यस्त दुनिया में भला कोई किसी के लिए काम क्यों आने लगा, कोई किसी के लिए टाइम क्यों निकालने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग आज की इस मतलबी दुनिया में भी दूसरों की मदद करने के इरादे को लिए हुए जिंदा हैं। बस ऐसे ही कुछ लोग जो कि अभी भी दुर्गा जी के पास बैठे हुए थे, उन लोगों में से एक पति पत्नी जो कि मुंबई ही जा रहे थे, उन्होंने दुर्गा जी को आश्वासन दिलाया कि माता जी, आप यदि स्टेशन पर हमारे साथ उतरती हैं तो वहाँ से ट्रेन का समय वगैरह देखकर मैं आपको बता दूँगा। जहाँ तक कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी उसकी भी जानकारी आपको दे दूँगा। लेकिन अगर ट्रेन उस समय पर आ गई जिस समय हम वहाँ पहुँचेंगे, तब तो मैं आपको बिठा दूँगा। लेकिन अगर ट्रेन में बहुत ज़्यादा समय हुआ तो मेरा रुकना मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है और इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तब दुर्गा जी कहने लगीं कि बेटा, मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर नहीं निकली और इसीलिए मैं अकेली भला कैसे पहुंचूंगी। और फिर मुंबई इतनी बड़ी जगह है, कितनी सारी ट्रेनें होंगी, पता चले कि मैं अपने घर जाने की बजाय कहीं और ही पहुंच गई हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं जा सकती। कम से कम कोई स्टेशन पर ट्रेन में बैठा देगा तो फिर भी मैं किसी से पूछती हुई चली जाऊंगी। फिर खुद ही कुछ सोचकर आंखों में आंसू भर लाईं और बोलीं, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ऐसे में मैं भला घर कैसे पहुंचूंगी? इतनी दूर का सफ़र है, मुझे वहां पहुंचने में भी लगभग 2 दिन लग जाएंगे। तब वहां बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले और दुर्गा जी की ओर बढ़ा दिए और बोला, बहन, यह पैसे अपने पास रख लो, शायद इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। अभी मेरे पास इतने ही हैं, वरना मैं तुम्हें और दे देता। दुर्गा जी उस आदमी से मना करने लगीं कि नहीं नहीं, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ। तब वह आदमी बोला कि कोई बात नहीं, मजबूरी में किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, तुम इन पैसों को रख लो। उसके समझाने पर दुर्गा देवी ने वह पैसे रख लिए और यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये निकाल कर उनको दे दिए। और इस तरह से उन सब लोगों ने मिलकर दुर्गा देवी जी के लिए लगभग 1500 से 2000 रुपये इकट्ठा कर दिए, जिससे वह आराम से वापस अपने घर आ जा सकती थीं। अब आखिरकार इन सब के बीच रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला और मुंबई भी बस आने ही वाला था। अब अगला स्टेशन मुंबई ही था, तो इसीलिए उस लड़की और उसके पति ने कहा कि आंटी जी, अब आप उठ जाइए, अब हम स्टेशन पर उतरेंगे, तो आप भी हमारे साथ ही वहाँ उतर जाइएगा। तब उस लड़के ने अपने मोबाइल में ट्रेन वगैरह देखी तो पता चला कि अभी 1 घंटे में ही मुंबई से एक ट्रेन पुरानी दिल्ली के लिए रवाना होगी। अब जब उस लड़के ने यह देखा तो उसे भी थोड़ी संतुष्टि हुई। वह और उसकी पत्नी कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे। फिर वह लड़का जाकर कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया। उसने अपनी पत्नी और दुर्गा जी दोनों को कुछ खाने के लिए दिया और फिर उन्हें समझाने लगा कि माता जी, थोड़ा संभल कर जाइएगा, किसी को भी यह मत बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते। हो सकता है कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचें, इसीलिए आप हिम्मत रखिएगा, आप आराम से अपने घर पहुंच जाएंगी। और फिर एक बात बताइए, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, क्या वे लोग अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं? क्या वे लोग ज़िंदा नहीं रहते? बताइए मुझे। हिम्मत रखिएगा, किसी के भी सामने परेशान मत होइएगा और ना ही किसी से कुछ बताइएगा। मैंने आपके खाने पीने के लिए थोड़ा सामान लेकर आपके बैग में रख देता हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आधे घंटे में यहाँ वेटिंग रूम में जाकर नहा धोकर कपड़े बदल सकती हैं। ट्रेन आने में भी समय है अभी। वैसे भी ट्रेन में आते समय बेचारी परेशान हो गई थीं
इसीलिए उस लड़की के साथ गईं और जाकर वहीं वेटिंग रूम में नहाई धोईं और आ गईं। फिर वह लड़का उनके बैग में खाने पीने की कुछ चीज़ें रखने लगा और बोला, एक और बात माँ जी, रास्ते में किसी पर भी भरोसा करके उसे अपना बैग या कोई भी सामान मत पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे आपके बैग में ही हैं, इन्हें संभाल कर रखिएगा। दुर्गा जी भी यह बात समझ गईं और आखिरकार 1 घंटे बाद ट्रेन आई और वे दोनों पति पत्नी दुर्गा जी को ट्रेन में बिठाकर अपने घर चले गए। इधर दुर्गा देवी ट्रेन में सवार होने के बाद जनरल डिब्बे की उस भीड़ में शामिल थीं, जहां पांव रखने को भी जगह नहीं थी। पर बेचारी क्या करती, मजबूर थीं और ऐसे ही वह कई घंटे तक खड़ी रहीं, जबकि उनकी उम्र नहीं थी कि वह खड़ी रहें। लेकिन क्या कर सकती थीं? आखिरकार एक स्टेशन पर आकर उन्हें जगह मिली और वे सीट पर बैठ गईं। और वैसे ही पूरा दिन बीता और अब रात हो गई। यहाँ से जाते समय वह जितनी खुश और उत्साहित थीं, वापस लौटते समय उनके मन में उतनी ही घृणा और उतना ही गुस्सा था। साथ ही बहुत दुख भी था कि आखिर क्यों उनके बेटे ने उन्हें यूँ छोड़ दिया, लाचार बेसहारा, किसके सहारे छोड़कर चला गया उन्हें ट्रेन में। और कहीं ना कहीं सब लोगों की बातें उनके मन में घर कर चुकी थीं, लेकिन फिर भी एक बार बेटे के बारे में सोचती। लेकिन सच्चाई तो यही थी ना। ऐसे में सच को देखते हुए भी आंख बंद करके वह कब तक रह सकती थीं? सच को स्वीकार करते हुए अब उन्होंने यह मान लिया कि उनका बेटा उन्हें धोखा देकर जानबूझकर ट्रेन में छोड़कर आया है। लेकिन फिर भी उनके मन में जो अपने बेटे के लिए प्रेम था, उस ममता के कारण कहीं ना कहीं अभी भी वह यह सोच बैठी थी कि शायद गलती से उनका बेटा उन्हें छोड़ गया होगा। खुद ही अपनी ही सोच से लड़ती हुई दुर्गा जी कई सारे विचारों के बीच डूबी हुई थीं और उनके चेहरे पर गंभीर भाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर तभी उन्हें उस लड़के की याद आई जिसने अपना नंबर उन्हें लिख कर दिया था और ट्रेन में बिठाया था। साथ ही यह भी कहा था कि आंटी जी ट्रेन में बैठ जाएं तो मेरी किसी से बात करवा देना फ़ोन पर, ताकि मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाऊं, वरना यहीं लगा रहेगा कि आप ठीक से पहुंची भी हैं या नहीं। तब दुर्गा जी ने अपने ही सामने वाली सीट पर बैठे एक आदमी से फ़ोन मांगा, जो कि शायद बिहार की तरफ से आया हुआ लगता था। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। तब दुर्गा देवी ने कुछ देर इंतज़ार किया और लगभग आधे घंटे बाद वहाँ कोई और आदमी आया। उन्होंने उससे भी वही बात की। तब जाकर उस आदमी ने उन्हें अपना फ़ोन दिखा दिया। उसने कहा कि आंटी जी स्पीकर पर फ़ोन रखकर बात कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। लेकिन आज का माहौल इतना ख़राब है कि घर वाले किसी को भी फ़ोन पकड़ाने से बिल्कुल मना करते हैं। दुर्गा देवी ने बात को समझते हुए उस लड़के को फ़ोन मिलाया और कहा कि बेटा, मैं बोल रही हूँ, जिसे तुम अभी अभी ट्रेन में बिठा कर गए थे। मैं ठीक ठाक सही सलामत ट्रेन में बैठ गई हूँ और सही सलामत घर भी पहुँच जाऊँगी। तुम परेशान मत होना, अपनी पत्नी का ध्यान रखना। उस लड़के ने भी कहा कि ठीक है आंटी जी, आप आराम से घर पहुँचें और अपना ध्यान रखिएगा। घर पहुँचकर मुझे कॉल कीजिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। इतना कहकर वह लड़का हंसने लगा तो दुर्गा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। मुसीबत के समय में तूने मेरा साथ दिया है। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, यह फ़ोन मैंने किसी से मांगा है। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है आंटी जी, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा। इधर दुर्गा जी ने फ़ोन रखा और अब फिर से वही सब सोचने लगी कि पराया होकर भी उस लड़के ने इनकी इतनी मदद की। अगर यह लड़का नहीं होता तो दुर्गा जी कहाँ जाती, क्या करती? क्या कोई इनकी मदद करता भी, या मुंबई जैसे बड़े शहर में सड़कों पर यूं ही भटकती रहती, या शायद भीख मांग रही होती। वे सोचने लगी कि खैर, अब मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति के जाने के बाद बना लिया था, जो मेरे ससुराल वालों ने और सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। तब भी तो मैंने खुद को इतना मजबूत किया था ना, कि अपने बेटे को उसका हक दिलाया, वह घर खरीदा। जब मैं उसके लिए इतना सब कर सकती हूँ तो क्या अपने लिए नहीं कर सकती? हाँ, मैं कर सकती हूँ, अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ और करूँगी।
अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, किसी और के बारे में नहीं। जब ईश्वर ने ज़िंदगी दी है तो उसे किसी और पर बर्बाद क्यों करूं? बस मन में यही सब ठान कर अब दुर्गा देवी वापस अपने घर पहुंची। स्टेशन से उतरने के बाद उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। स्टेशन पर उतरने के लिए पास ही के लड़के ने उन्हें बता दिया था कि आंटी जी, अब आपका स्टेशन आ गया है, आप उतर जाइएगा। तो दुर्गा जी उतर गईं और स्टेशन से अपने घर तक का रास्ता तो वह बहुत अच्छे से जानती थीं और बस अब वह अपने घर पहुंच गईं। घर पहुंचने के बाद पड़ोस की एक महिला ने पूछा, अरे दुर्गा, क्या हुआ? तू तो अपने बेटे के साथ गई थी, कह रही थी कि अब कभी वापस नहीं आऊँगी। तेरा बेटा भी कह रहा था और तू भी तो बड़ा इतरा रही थी कि तेरा बेटा तुझे लेकर जा रहा है। तब वह बोली कि हाँ, गया तो था बेटा लेकर, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और यहीं रहूँगी। बस इतना कहकर वह अंदर चली गई और दरवाज़ा अपनी पड़ोसन के मुंह पर ही बंद कर दिया। उनकी पड़ोसन, जो कि उनकी सहेली भी हुआ करती थी, वह इतनी परेशान लग रही हैं, यह बात सोचने लगी, लेकिन उस समय उसने अपने घर जाना ही उचित समझा। दुर्गा जी ने अपने बेटे को पिछली बातें भी सब बता रखी थी उन्हें, जब वह इससे पिछली बार उन्हें छोड़कर चला गया था घर पर ही। तब भी उनकी पड़ोसन को सब कुछ पता था, लेकिन जब दुर्गा जी गईं तो बहुत खुश थीं। उनकी पड़ोसन तो उनसे कह रही थी कि ऐसी बेवकूफ़ी मत कर दुर्गा, बेटे के चक्कर में ज़मीन जायदाद मत बेच। लेकिन बेटे के आगे दुर्गा जी कहाँ अपनी पड़ोसन की सुनने वाली थीं, इसीलिए उन्होंने बेटे की ही बात सुनी और अपनी ज़मीन बेच दी और अब उसका अंजाम उन्हें भुगतने को मिल रहा था। और इसीलिए उनकी पड़ोसन भी यह सब बातें कह रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पहले से अंदाज़ा था और अब उसे अपनी बात सच होती हुई दिखाई दी तो उसने तंज कसते हुए दुर्गा जी से यह बात कही थी। लेकिन दुर्गा जी इस समय किसी भी बहस के या अन्य किसी बात के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वे अंदर जाकर लेट गईं। तब उनकी पड़ोसन ने उनसे बाहर से ही कहा, दुर्गा, अभी तू आराम कर ले, मैं कुछ देर बाद तुझसे बात करने आऊँगी। और सुन, मैंने तुझे अभी जो कहा उसका बुरा मत मानना, तू तो जानती है ना मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। जो भी कहा तेरे भले के लिए कहा। तू अब आराम कर ले, मैं 2-3 घंटे बाद आऊँगी। और दुर्गा जी सोच विचार में डूबी रहीं। आखिरकार जब उनकी पड़ोसन शाम के समय उनके घर आई तो दुर्गा जी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और अब उनकी पड़ोसन घर के अंदर आ गई। दुर्गा जी को देखकर वह समझ गई कि वह बहुत परेशान है। दुर्गा जी के पास बैठकर वह उनसे प्यार से पूछने लगी कि दुर्गा, क्या हुआ है? तू इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ शहर लेकर गया था कि वहीं पर रखेगा, फिर तू अचानक वापस कैसे, और वह भी अकेले? सब कुछ ठीक तो है ना? तू कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ है दुर्गा, बता मुझे, मैं तेरी बहन जैसी हूँ। जब उसने इतने प्यार से पूछा, यह सुनते ही दुर्गा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी पड़ोसन के गले मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो वह अपनी पड़ोसन के गले मिलकर सिसकियाँ ले लेकर रोए जा रही थीं। वह बहुत ज़्यादा परेशान थीं कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने जो उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया। रोती रोती वह सब बातें कहे जा रही थीं। तब उनकी पड़ोसन ने उन्हें जैसे तैसे करके चुप कराया और कहा कि दुर्गा, मुझे पूरी बात बता कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बात तो बताओ। तब जाकर दुर्गा जी ने अपनी पड़ोसन को यहाँ से जाने के बाद हुई पूरी घटना बता दी कि कैसे उनका बेटा उन्हें अपने साथ तो लेकर गया, लेकिन अपने घर लेकर नहीं पहुँचा, वह तो रास्ते में ही गायब हो गया। तब जब फ़ोन किया तो भी उसने फ़ोन काट दिया और दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। यह सब बातें सुनकर उनकी पड़ोसन को भी धक्का लगा कि आखिर कैसे कोई इतना निर्मम हो सकता है कि अपनी माँ को घर से कोसों दूर ले जाकर छोड़ दे। फिर अपने बेटे को उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया और उसके फ़ोन से दुर्गा जी के बेटे को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसका नंबर शायद सेव रहा होगा। फिर उन्होंने दूसरे फ़ोन से कॉल किया
तो दुर्गा जी के बेटे ने फट से फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठाते ही दुर्गा जी की सहेली ने उनके बेटे से कहा कि बेटा, मैं बोल रही हूँ काकी, मुझे दुर्गा से बात करनी है। अब वह यहाँ तो रहती नहीं है, तो उसे अपने साथ ले गया ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुझे ही फ़ोन कर लेती हूँ, ज़रा मेरे दुर्गा से बात करवाना। यह सुनकर उनका बेटा सकपका गया और अब उसने बहाना मारा। उसे क्या पता था कि उसकी माँ घर पहुँच गई हैं। उसने तो यही सोचा कि उसकी माँ सड़कों पर कहीं भटक रही होंगी और इसीलिए उसने अपनी पड़ोसन की काकी से कहा कि काकी माँ अभी आराम कर रही है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग घर पहुँचे हैं ना, इसीलिए वह आराम कर रही हैं। आपकी मैं फिर बाद में बात करा दूँगा, अभी माँ से बात नहीं हो पाएगी, इतनी दूर का सफ़र है, इंसान थक तो जाता ही है। आपने भी आते ही कॉल कर दी। तब वह बोली, कहाँ आते ही कॉल कर दी बेटा, तुम तो परसों सुबह ही पहुँच गए होगे ना, फिर आज अभी तक तुम्हारी माँ आराम ही कर रही है थकान की वजह से। तो वह बोला, हाँ, तो 2 दिन का जागा हुआ इंसान इतनी जल्दी कहाँ नींद पूरी होती है, और वैसे भी माँ को यहाँ काम ही क्या है, खाना पीना और आराम करना ही तो है। और आप मुझसे है किस तरह से बात कर रही हैं? जब मैंने आपसे कहा कि माँ आराम कर रही हैं तो आराम ही कर रही होंगी ना, मैं क्या झूठ बोलूँगा? तो इससे पहले कि उनकी पड़ोसन कुछ कहती, दुर्गा जी ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, धीरे से अपनी पड़ोसन को समझाया कि वह इस बारे में उन्हें कुछ न बताए कि वह घर आ चुकी हैं। तो इसीलिए दुर्गा जी की पड़ोसन ने ऐसे ही बात करके फ़ोन काट दिया। इधर फ़ोन कटा और उधर तुरंत ही कुंदन ने वह नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस चीज़ से यह साफ हो चुका था कि वह जानबूझकर अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है। सच्चाई तो पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन एक माँ का दिल जो मानने को तैयार ही नहीं था, एक जो मन में कसक थी, एक उम्मीद थी, अब वह उम्मीद भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। और आखिरकार दुर्गा जी अपनी सोची हुई बात पर अडिग हो गईं और उनकी पड़ोसन ने भी उन्हें यही समझाया कि दुर्गा, जब तू उसके लिए इतना सब कर सकती है तो अपने लिए क्यों नहीं? जब तू यहाँ इस गांव में आई थी तब क्या था तेरे पास? कुछ भी तो नहीं था। वह एक छोटा सा खेत था जिसके भरोसे तू यहाँ आई थी, पर तूने अपनी मेहनत और लगन से अपना घर खरीदा, अपने एक खेत से और बढ़ा लिए, तो तू आज भी वह सब कर सकती है। अरे तुझमें दिमाग की कमी थोड़े ही है। इतना कहकर उनकी फ्रेंड हंसने लगी तो दुर्गा जी भी मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे अब केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। तब दुर्गा जी ने अगले ही दिन से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। वह देखने लगी कि उनके घर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब वह घर खाली करके गए थे तो लगभग सारी ही चीज़ें या तो बेच गए थे या पड़ोसियों को दे गए थे। तो जो चीज़ें भी उन्होंने अपने पड़ोसियों को दी थीं, वह सब चीज़ें तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें वापस दे दीं, और जो चीज़ें नहीं थीं उसके लिए उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल किया जो किराए के पैसों में से बच गए थे। अब दुर्गा देवी ने अपने बारे में सोचा कि वह काम क्या करेंगी, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो उनकी फ्रेंड ने यानी कि पड़ोसन ने उन्हें सुझाव दिया कि तू जो करती थी तू वहीं कर, खुद नहीं कर सकती तो करवा तो सकती है ना। और आज का समय ऐसा ही है, इंसान खुद काम करे ना करे, दूसरों से काम कराना आना चाहिए। दुर्गा जी के दिमाग में भी यह बात बिल्कुल ठीक बैठी, तो दुर्गा जी ने फिर से अपना पुराना वाला काम शुरू कर दिया। पहले वह कम दाम पर खेत बटाई आदि पर लेकर उनमें फसल बोया करती थीं और उसका मुनाफा होने पर उसे बेचती थीं, जिसमें से आधे पैसे खेत के मालिक को एक फसल के पहुंच जाया करते। उस एक साल में बाकी जितनी भी फसल रहा करती थीं उसका फ़ायदा केवल उनके ही पास रहता था। दुर्गा जी ने अपने गांव में ही ऐसे ही 2 से 3 खेत ले लिए, क्योंकि अब उनका अपना खेत तो बचा ही नहीं था। उन्होंने फिर से धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब परीक्षा लेने पर आता है तो एक साथ कई सारी मुसीबतें सर पर आकर पड़ती हैं। जैसे ही दुर्गा जी की फसल कटने का समय आया कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो गई और उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। उसमें से केवल इतना ही निकल पाया जितना वह खेत के मालिक को दे पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगभग ना कुछ मुनाफे पर भी उन खेतों में काम करती रहीं।
एक साल उनकी ऐसे ही बीती। उनके पास थोड़े बहुत पैसे ही जमा हो पाए, लेकिन फिर अगले साल उनके साथ फिर से ऐसा ही हुआ। अब दुर्गा जी की हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि एक तो वह खेतों में काम करने के लिए मज़दूरों को भी पैसे देकर रखा करती थीं, ऊपर से खेत के मालिक को पैसे देने थे और खेती के समय लगने वाली लागत, वह सब भी अब तो उन्हें बाहर से ही लेनी पड़ती थी। इसके चलते वह 2 सालों में कुछ नहीं बचा पाईं। प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन अभी 2 साल पूरी होने में कुछ समय बाकी था, अंतिम 6 महीने। उन 6 महीनों में इस बार दुर्गा जी ने वह फसल बोई जो फसल कम से कम उनके गांव में तो किसी और की नहीं थी। उन्होंने इस बार साग सब्जियां की खेती अपने एक खेत में की और दूसरे खेत में अन्य सब्जियां। इसी तरह उन्होंने तीनों खेतों में अलग अलग किस्म की सब्जियां बो दीं, जो आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं थीं। उनमें लगने वाली लागत तो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार दुर्गा जी ने ईश्वर पर भरोसा करके 1.5 साल में जितना भी पैसा बचाया था, यहाँ तक कि कुछ पैसा उधार लेकर भी अपने खेतों में लगा दिया और बस वह यही प्रार्थना करती कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहे, किसी भी कारण से उनकी फसल बर्बाद ना हो पाए। दुर्गा जी ने फसल थोड़ी लेट बोई थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने यही मन बना लिया था कि अब वह यह खेत वापस दे देंगी और खेती नहीं करेंगी। वह तो पड़ोसन के समझाने पर उन्होंने खेत में बुवाई करने का सोचा। जब उनकी पड़ोसन ने उन्हें समझाया कि दुर्गा, तू इसके अलावा और करेगी भी क्या, ना तो तू ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही तुझे किसी और कार्य का अनुभव है, ऐसे में तू और क्या करेगी, और वैसे भी जो काम तूने शुरू से किया है तू उससे पीछे क्यों हट रही है। इन खेतों ने ही तुझे सब कुछ दिया है, पहले तेरे पास जो कुछ भी था सब इन खेतों की ही देन था, इसीलिए हार मत मान और मेहनत कर। क्या पता ईश्वर की नज़र कब सीधी हो जाए। और ईश्वर पर भरोसा करके इसी उम्मीद से वह फिर से जुट गईं। अब क्योंकि उन्होंने फसल कुछ लेट भी बोई थी और उन्होंने अनोखी किस्म की फसलें बोई थीं, इसीलिए जब मार्केट में दाम बहुत ज़्यादा थे, उन सब्जियों के इसी समय पर दुर्गा जी की फसल भी पककर तैयार थीं और सब्जियों के खेतों में तो हर रोज़ सब्जी उतार कर बेचते जाओ। तो बस दुर्गा जी ने कुछ मज़दूरों को काम पर लगाया और यही रूटीन शुरू कर दिया। डेली शाम को मज़दूर आते, खेतों से सब्जियां उतार कर पॉलीथिन में भर दिया करते और सुबह 4 बजे ही ट्रैक्टर में सब्जियां भरवा कर अपने गांव वालों की मदद से दुर्गा देवी उन्हें खेत से ले जाकर मंडी में बेच आती, जिसका दाम उन्हें बहुत सही मिला करता। और हर दिन उन सब्जियों के रेट बढ़ते ही जा रहे थे। पहले दिन 80, दूसरे दिन 100 और अगले दिन 150 रुपये किलो। इस हिसाब से उनकी सब्जियां जब बिकी तो दुर्गा जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इस बार की खेती में ही उनका जितना भी नुकसान हुआ था वह सब पूरा हो गया। यहाँ तक कि इस बार उनकी इतनी बचत हो गई जितनी वह पिछले 2 सालों में भी नहीं कर पा रही थीं। इस बात से वह बहुत ज़्यादा खुश थीं और अब उन्होंने हर साल यही खेती करना शुरू कर दिया। वह खुद कुछ नहीं कर पाती थीं, सब कुछ पैसे देकर मज़दूरों से ही करवाती, उन्हीं खेतों में से कमाती और उन्हीं खेतों में लगाया करती थीं। अब धीरे धीरे उनका समय बदला और अगली साल उन्होंने और ज़्यादा मुनाफा कमाया। 2 साल में ही उनको इतना ज़्यादा मुनाफा हो गया कि उन्होंने फिर से अपना एक खेत लेकर गांव में डाल दिया, क्योंकि अब तो दुर्गा जी के पास कोई खर्चा भी नहीं था, ना किसी बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और ना उसके बाहर रहने का खर्चा, ना ही उसके शौक मौज पूरे कराने का खर्चा। अब तो वह अकेली थीं, जब मन करता तब बनाती खाती। अब तो ईश्वर की उन पर सीधी नज़र हुई तो एक साथ उन पर धन की बरसात हो गई। इधर एक दिन वही प्रॉपर्टी डीलर दुर्गा जी के घर पर आया, एक पार्टी को लेकर। वह घर दिखाने के लिए आया हुआ था। दुर्गा जी उस वक्त घर के बाहर थीं। प्रॉपर्टी डीलर को देखकर वह समझ गईं कि यह घर खरीदने के लिए ही आया होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पड़ोसन को समझाया। पड़ोसन ने जाकर ऐसे जताया कि यहाँ कोई और नहीं रहता, यह घर तो बंद पड़ा हुआ है, बस वहीं कभी कभार वहाँ आ जाया करती हैं। तब उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, क्या आना जाना तो ठीक है, पर यह घर मैं बेच रहा हूँ, कब्जा करने के बारे में सोचना भी मत अम्मा जी।
यह कहकर वह भी हंस पड़ा। इधर वह अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर चल पड़ा और उधर दुर्गा जी ने सोचा कि इस बार वह अपने बेटे को तगड़ा सबक सिखाएंगी। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें प्रॉपर्टी दिखाई और उनकी पड़ोसन ने उसे प्रॉपर्टी डीलर से नंबर मांग लिया। कहा कि यहाँ कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। प्रॉपर्टी डीलर ने भी नंबर दे दिया कि अगर कोई ज़मीन बिकवानी हो तो आप मुझे ही बताना। उन्होंने बात बातों में उसे मना लिया कि कुंदन घर कब आ रहा है। उससे यह पूछ लिया कि किस दिन वह लोग ज़मीन देखेंगे, और जब इतना पता चल गया तो बस इतना तो काफ़ी था। अब दुर्गा जी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थीं और उसके स्वागत के लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी। उन्होंने पुलिस में जाकर पहले से ही एप्लीकेशन दे दी थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखे से उनकी ज़मीन हड़प कर उनके बेटे ने उन्हें बाहर दूर ले जाकर सड़कों पर छोड़ने की कोशिश की है, और उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस वाले भी किसी भी वक्त आने ही वाले थे। इधर दुर्गा जी का बेटा कुंदन उनके घर जा पहुंचा, क्योंकि अब उनकी उस घर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो गई थी, क्योंकि उनके गांव के पास से सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट गुजर रहा था, जिसके कारण उनके गांव की ज़मीन की कीमत आसमान छूने लगी और उनके घर रोड के आसपास ही आ रहे थे। इसीलिए उसके दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए। अब कुंदन जैसे ही घर पहुंचा तो उसे लगा कि ठेकेदार प्रॉपर्टी डीलर अंदर बैठा होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह जिस माँ को सड़कों पर मरने के लिए वहाँ ट्रेन में छोड़ आया था, आज उसकी वही माँ उसके सामने बैठी थी। कुंदन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, पुलिस भी वहाँ आ पहुँची। दुर्गा जी ने पुलिस वालों से कहा कि सर, यही है जिसने धोखे से मेरे खेत बेच दिए और आज भी यह धोखे से मेरा घर बेचने आया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रुकिए, कुछ देर में प्रॉपर्टी डीलर भी आता ही होगा। अब क्योंकि टाइमिंग सबकी लगभग एक ही थी तो प्रॉपर्टी डीलर भी अपनी पार्टी को लेकर पहुंच गया कि एक बार फिर से देखकर डील फाइनल कर देगा। जब वह घर के अंदर घुसे तो वहां पुलिस और कुंदन की मां को देखकर प्रॉपर्टी डीलर भी घबरा गया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछने लगा कि भाई, यहाँ किस लिए आए हो? तो वह घबराते हुए बोला, सर, मैं तो इस घर को बिकवाने के लिए आया हूँ, मैं तो बस एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। तो वह बोला कि अच्छा, यह घर किसका है? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि यह घर कुंदन बाबू का है, बाकी का मैं नहीं जानता। तब पुलिस ऑफिसर ने कंधे से हाथ उसकी गर्दन पर चलाया और उसकी गर्दन को हल्का सा भींचता हुआ बोला कि पेपर्स पर साइन नहीं देखे क्या कि किसके दस्तखत थे? तब वह प्रॉपर्टी डीलर अपनी गर्दन को बचाता हुआ बोला, हाँ, माफ़ कीजिए सर, मैंने गौर नहीं किया था। बात तो दरअसल कुंदन जी से ही हुई थी, लेकिन कागज़ों पर दस्तखत इनकी माताजी के थे, बस इतना ही काफ़ी था। जब दुर्गा जी सामने थीं और वह कह रही थी कि उन्होंने घर नहीं बेचा और ना ही खेत बेचा, तो कैसे कोई उनके घर और खेत बेच सकता है? घर के कागजात पर अभी दस्तखत हुए नहीं थे, लेकिन कुंदन यह सोचकर आया था कि वह अपनी माँ के जाली दस्तखत कर देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और बस अपने लालच के कारण ही आज वह पकड़ा गया। इधर कुंदन को पुलिस वालों ने तुरंत ही पकड़ लिया और धोखाधड़ी के केस में उसे अरेस्ट कर लिया और जेल में ले गए। कुंदन को जब पुलिस वाले पकड़कर ले जाने लगे तो कुंदन माँ चिल्लाने लगा कि माँ, मुझे आपके सामने देखो, पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रही हैं, बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हैं। तब कुंदन की माँ बोली। दुर्गा जी ने कहा कि माँ, कौन सी माँ, कैसी माँ? आज तुझे याद आ रही है तेरी माँ की? तेरी माँ भी है। तब कहाँ था तू जब तेरी माँ को तूने ट्रेन में सोता हुआ छोड़कर तू भाग गया? तब कहाँ था जब मैं तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू अपना फ़ोन या तो बंद कर लिया करता या फ़ोन काट दिया करता था? तब कहाँ था तू पैसे के भूखे? तेरे जैसी लालची औलाद से तो मैं बेऔलाद ही अच्छी थी। यह जो भी कुछ था सब तेरे लिए ही तो था। मेरे मरने के बाद भी सब कुछ तुझे ही मिलने वाला था, लेकिन नहीं, तुझे तो वक्त से पहले ही सब कुछ चाहिए था। तेरा लालच तो इतना ज़्यादा है कि अगर तेरा बस चले तो तू मुझे मार कर मुझे भी किसी को बेच दे। मेरे आगे रोने फिफियाने से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तब तू मेरे साथ नहीं था। जब मैं रो रही थी तब तू मुंह फेर कर चला गया और फ़ोन काट दिया। लेकिन अब तुझे अपने आंसू नज़र आ रहे हैं, पर अफसोस की बात, जब तुझे मेरे आंसू नज़र नहीं आए तो मुझे तेरे आंसू कैसे नज़र आएंगे। सर आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तब पुलिस ऑफिसर उसे लेकर वहाँ से चले गए और साथ ही उस प्रॉपर्टी डीलर को भी, क्योंकि वह भी इस साजिश में शामिल था। उसी ने कुंदन से कहा था कि वह बस किसी भी तरह से धोखे से ही सही अपनी माँ के दस्तखत ले ले, और इस बार भी वह दुर्गा जी के नकली सिग्नेचर उनके बेटे कुंदन से ही करवाने वाला था। और इन सब फ्रॉड के बारे में उसे सब कुछ पता था, इसीलिए वे दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस वाले उन्हें ले गए। प्रॉपर्टी डीलर ने तो कुछ पैसे ले देकर अपना फंदा छुड़ा लिया और साथ ही उसने माफ़ी भी मांगी कि सर मुझसे गलती हो गई, जो मैं इसकी बातों में आ गया, मुझे माफ़ करो सर, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जैसे तैसे करके प्रॉपर्टी डीलर तो बच गया, लेकिन बेचारा कुंदन फंस गया। अब तो कुंदन पर धोखाधड़ी का मुकदमा हो गया और बेचारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अपनी माँ से गिड़गिड़ाते हुए उसने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी और अब वह इसी घर में सुख शांति से रह रही हैं। बेटे की कमी तो महसूस होती है, लेकिन उनके बेटे ने उनके साथ जो किया उसके बाद वह उसे माफ़ नहीं कर सकती, और इसीलिए उनकी पड़ोसन दुर्गा जी को अपनी बहन की तरह मानकर हमेशा उनका साथ देती हैं और उनका ख्याल भी रखती हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद दुर्गा जी ने अपना वह घर बेचकर उन पैसों को एक वृद्धाश्रम में दे दिया और खुद भी उस वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी, जहाँ उनके जैसे न जाने कितने बूढ़े माँ बाप अपने अंतिम समय का इंतज़ार कर रहे थे। अपने बेटों के, अपने बच्चों के सताए हुए माँ बाप एक दूसरे के सहारे ही अपना समय गुजार रहे थे, लेकिन दुर्गा जी खुशी खुशी उन लोगों के साथ अपना जीवन जीने लगीं और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने वहीं बिताई और सारा पैसा इस वृद्धाश्रम को दान दे दिया, जिससे उनके जैसे और भी बुज़ुर्गों की मदद हो सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।